तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का, और आज हम लोग इसको वन शॉट में कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा सा तेज चलेंगे और चीजों को समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें लोग सीखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है। तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड आएगा ना, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो पहले हम लोग इसी को समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। इस चैप्टर में लिमिट का भी यूज होगा, तो जहां लिमिट का यूज होगा उसको बताएंगे। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है, तो इसका दो मीनिंग होता है, एक होता है मैथमेटिकल मीनिंग और एक होता है डेफिनेशन। तो पहले उसको समझते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो a function f(x) is said to be continuous, said to be continuous। एक फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूअस तभी बोलते हैं if we can draw graph विदाउट लिफ्टिंग पेन पेंसिल, जो भी हो। तो जब हम लोग ग्राफ बनाए और ग्राफ बनाते समय पेन या पेंसिल जिससे भी आप ग्राफ बना रहे हो वो चीज लिफ्ट ना करे, मतलब लगातार ग्राफ बनता ही जाए। जैसे y इक्वल टू बोले sin x, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है? तो जब इसको हम ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ बनता है ऐसे ग्राफ लगातार बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ जब हम यहां से ऐसे बनाएंगे तो ये ग्राफ कहीं भी लिफ्ट नहीं होगा, ये लगातार बनता जाएगा। मतलब ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर ग्राफ में ब्रेक आ गया तो समझ लो वो ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं, वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो ये जो एग्जांपल है ना sin x का, ये कॉन्टिन्यूअस है, इसका ग्राफ कहीं भी टूटेगा नहीं। तो हम बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। इसको ऐसे हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब हो गया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, मतलब x बिलोंग्स टू r, मतलब कहीं भी ये अनडिफाइंड नहीं होगा, ये हर जगह डिफाइन होगा और उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो ये sin x है जो कि हर जगह क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अब हम लोग इसका ग्राफिकल मीनिंग समझ गए। ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो ये ग्राफ और हम इसका देख रहे हैं, ये फंक्शन है और यहां पर दिया गया है x इक्वल टू a। तो ये जो फंक्शन है x इक्वल टू a पर देखो यहाँ पर ब्रेक आ गया, गड्ढा आ गया। गड्ढा मतलब ये ब्रेक आ गया, टूट गया ग्राफ। तो ग्राफ अगर टूट जाएगा तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू a पर फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। तो f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पर। डिसकंटिन्यूअस यहां लिख देना, डिसकंटिन्यूअस। a के अगर लेफ्ट में देखोगे तो ग्राफ मिलेगा, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। a के राइट में भी कॉन्टिन्यूअस है लेकिन एग्जैक्ट a पर डिसकंटिन्यूअस है। तो ये जो कॉन्टिन्यूटी होती है ना, किसी एक पॉइंट पर चेक की जाती है। तो अगर a पर कॉन्टिन्यूटी इसकी देखोगे तो a पर ग्राफ टूट गया है, तो ये जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफिकल मीनिंग से हम लोग बता सकते हैं, जैसे y इक्वल टू cos x है। अगर पूछा जाए कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, तो cos x का ग्राफ में बनाते हैं। तो जब cos x का ग्राफ बनाते हो तो ये जो ग्राफ है ये भी लगातार बनता ही जाता है, ये कहीं ग्राफ टूटता नहीं है। तो ये ग्राफ लगातार बनता ही जाएगा। तो y इक्वल टू जो cos x है ये भी कॉन्टिन्यूअस है। इसको भी हम बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब x की हर एक वैल्यू पर ये कॉन्टिन्यूअस है एवरीवेयर, मतलब x बिलोंग्स टू r, ये कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तभी वो चीज हम प्रॉपर्टी को देखेंगे कि कौन कौन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो ये हम लोग कॉन्टिन्यूटी का भी मतलब समझ रहे हैं, विदाउट एनी ब्रेक, मतलब कहीं भी जिंदगी में अगर ब्रेक आ गया, मतलब ग्राफ टूट गया, तो समझ जाना कि वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर जिंदगी चल रही है लगातार कहीं मतलब यहाँ पर टूट नहीं रहा है ग्राफ, अगर नहीं टूट रहा है तो हम लोग क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन है। तो विदाउट एनी ब्रेक, बिना ब्रेक लिए ग्राफ अगर बन रहा है तो कॉन्टिन्यूअस, और कहीं ब्रेक कर गया तो डिसकंटिन्यूअस। तो ग्राफ भी दे देगा, तो ग्राफ देकर पूछेगा कि बताओ ब्रेक करके कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर सामने दिख रहा है कि नहीं डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफ टूट गया है। यहाँ पर कहीं ग्राफ ऐसा टूटा ही नहीं है, तो कहीं भी ऐसा अगर गड्ढा बन जाए, गड्ढा बन जैसे दिखा दे तो समझ जाएंगे डिसकंटिन्यूअस है। जिससे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को देखेंगे तो इसका जो ग्राफ बनता है इसको बोलते हैं लैडर ग्राफ, क्योंकि लैडर जैसे फिर आती है, जो सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी वैसे ग्राफ बनता है। इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, फिर दिस,
फिर दिस। तो जैसे होता है ना कि एक आदमी एक सीढ़ी पर कितना ऊपर चढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं लैडर ग्राफ। अगर ध्यान से देखिए तो ये 0 है, ये 1 है, यहां पर ये 2 है, फिर आगे इसको बढ़ता जाएगा। तो ध्यान से अगर देखोगे तो 1 का ग्राफ इसका टूट गया है, इसका जो 2 का ग्राफ है 1 और 2 के बीच में 2 का ग्राफ इसका टूट गया है। तो ये जो ग्राफ है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना अपने इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है, क्योंकि 2 के लेफ्ट में देखोगे तो ग्राफ मिलेगा, एग्जैक्ट 2 पर देखो गड्ढा आ गया, गड्ढा मतलब ग्राफ टूट गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है ना डिसकंटीन्यूअस होता है एट इंटीजर पॉइंट पर, डिसकंटीन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट, इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस होता है क्योंकि इसका ग्राफ टूट जाता है। 1 के लेफ्ट में देखोगे तो ग्राफ यहां मिलेगा, लेकिन एग्जैक्ट 1 पर गड्ढा है, मतलब 1 पर ग्राफ टूट गया है। तो जहां भी कहीं सर्कल बन के से दिखाई दे तो समझ लेना ग्राफ टूट गया और डिसकंटीन्यूअस है। तो अब हम लोग ग्राफिकल मीनिंग समझ गए हैं, अब मैथमेटिकल मीनिंग समझेंगे, जिससे क्वेश्चन आएगा प्रूफ करने के लिए, उससे डिस्कस करेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस। चलो जी, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मैथमेटिकल मीनिंग देखते हैं कि कॉन्टिन्यूटी का मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। वो था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ग्राफ से, अब समझते हैं मैथमेटिकल मीनिंग। देखो तो यहां पर क्या होता है कि fx is said to be continuous, fx is said to be continuous if LHL equal to RHL और इक्वल टू f of a, और तीनों की वैल्यू फाइनाइट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू f of a का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू a। तीनों सेम आए लेकिन तीनों का वैल्यू फाइनाइट भी आना चाहिए, यानी कि तीनों का वैल्यू इनफाइनाइट आ गया तो बोल देना कि कॉन्टिन्यूअस है, तो वो गलत हो जाएगा। तीनों सेम आए लेकिन फाइनाइट है तो हम बोलेंगे कि हाँ फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो ये हो गया इसका मैथमेटिकल मीनिंग। अब इसको अगर हम लोग ग्राफ में भी अप्लाई करना चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। मैथमेटिकल मीनिंग को देखो ग्राफ में कैसे लगाते हैं, उसको ऐसे समझते हैं, अगर हम यहां पर x इक्वल टू a पर ध्यान से देखें, मान लो ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है, तो x इक्वल टू a के जस्ट इसके बगल में आएंगे, जस्ट इसके बगल में, तो वो LHL कहलाएगा, इसको बोलेंगे LHL। तो LHL क्वेश्चन लिखेंगे f ऑफ a माइनस, a माइनस का मतलब a के जस्ट बगल में, तो अगर a के जस्ट बगल में भी आओगे ना तो देखो इसकी वैल्यू आएगी f ऑफ a आएगी, f ऑफ a। तो इसमें a को पुट कर देते हैं तो a माइनस रखने पर f ऑफ a आ रही है। अगर हम लोग RHL देखेंगे, RHL का मतलब a के जस्ट राइट में, तो देखो राइट में ग्राफ क्या मिल जाएगा, तो यहां भी इसको मिलाएंगे तो y तो यही वैल्यू आएगी, f ऑफ a ही आएगी। तो a प्लस का मतलब a से थोड़ा सा ज्यादा, तो भी वैल्यू f ऑफ a ही आएगी। देखो दोनों का हाइट सेम है, लेकिन कोई पूछे कि एग्जैक्ट a पर वैल्यू कितनी आएगी, तो नॉट डिफाइंड, ND नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहां पर a पर जो है गड्ढा हो गया, गड्ढा का मतलब कि a पर फंक्शन डिफाइन ही नहीं है ना, तो उस केस से बोल देंगे ND, नंदलाल दयाराम, मतलब नॉट डिफाइंड। बस क्योंकि क्या है कि फंक्शन क्या जगह नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पर LHL और RHL तो सेम है, LHL RHL जब सेम होता है ना तो उसको उनका लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहां पर केवल लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कराना है, तीनों ही सेम होना है, तीनों का वैल्यू आपस में सेम है लेकिन ये डिफाइन ही नहीं है। तो इस केस में हम बोल देंगे कि यहां पर फंक्शन जैसा है डिसकंटीन्यूअस है, तो फंक्शन ओवरऑल डिसकंटीन्यूअस ही कहलाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए तीनों का ही वैल्यू आपस में सेम आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इसी को हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, यहां पर हम ऐसे करते हैं डॉट, और यहां पर हम बोलते हैं ये x इक्वल टू a है, ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है, और ये जो वैल्यू दी गई है यहां पर, इसकी वैल्यू यहां पर दी गई है b, समझने के लिए ये b दिया गया। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर LHL निकालोगे तीन बातें निकालेंगे, एक बार f ऑफ a माइनस, एक बार f ऑफ a प्लस और एक बार f ऑफ a। a माइनस का मतलब LHL a के जस्ट लेफ्ट में, RHL का मतलब a के जस्ट राइट में। तो इन तीनों पर देखोगे तो वैल्यू क्या है, फंक्शन की सेम ही है, तो इस पर भी f ऑफ a ही आएगी, दोनों पर f ऑफ a ही आएगी। लेकिन एग्जैक्ट a पर
गड्ढा नहीं बनेंगे। एग्जैक्ट ए पर देखो यहां पर सर्कल किया गया है ना, तो एग्जैक्ट ए पर वैल्यू कितनी दी गई है, बी दी गई है। तो यहां पर फंक्शन क्या है, डिफाइन है। यहां फंक्शन डिफाइन ही नहीं था, यहां पर कुछ वैल्यू ऊपर नीचे दी नहीं गई थी। यहां पर फंक्शन डिफाइन है लेकिन वैल्यू वो लगा रही है। ए पर वैल्यू कितनी आ रही है, बी आ रही है। तो इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस के डिसकॉन्टिन्यूअस से भी हो जाएगा। ये भी हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस। तो यहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं था, यहां फंक्शन डिफाइन है तो वैल्यू अलग है। तो तीनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस मैथमेटिकल मीनिंग से ग्राफिकल मीनिंग में कैसे लगा सकते हैं एलएचएल आरएचएल को। अब हम लोग इसके बाद और इसको क्वेश्चन देखते हैं एलएचएल और आरएचएल को, इसको नोट करो। चलो जी, तो अब क्या है कि अब क्वेश्चन में देखते हैं, चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0। देखो अब ये ना ऐसे फंक्शन होते हैं पीस वाइज फंक्शन, मतलब यहां बोलेगा कि कॉन्टिन्यूटी निकालो, चेक करो एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो हमें 0 पर चेक करने के लिए बोला है। ये बोलेगा जरूर कि किस पर चेक करना है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो जहां इक्वल टू का साइन लगेगा ना उसी पर चेक करेंगे। तो वैसे यहां पे देखोगे तो इक्वल टू का साइन लगा है 0 पर, तो 0 पर ही चेक करना होगा। तो इस 0 पर चेक करना है तो हमें इस 0 पर निकालना होगा। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी। तो तीन बातें निकालनी पड़ेगी, एलएचएल। तो एलएचएल को चलो ऐसे लिखते हैं, लिमिट कुछ लोग ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ 0 माइनस, या ये भी एक तरीका होता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस। तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, पहले एलएचएल निकालते हैं। 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा। तो अब इस पूरे इंटरवल में आ जाओ, 0 से छोटा मतलब लेस देन 0 कहां पर है, यहां पर देखो लिखा गया x लेस देन 0, मतलब इस फंक्शन को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो इसके सामने एक फंक्शन है तो इसको कंसीडर करेंगे। तो 2 sin x अपन में x हो जाएगा। और इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और sin x अपन x इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर 2 आ गया। क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो जो साइन का एंगल है वही नीचे है। इसकी वैल्यू कुछ हमें स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखने पड़ेंगे। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो sin x अपॉन x इसकी वैल्यू होती है 1। लेकिन 1 आने का कंडीशन ये है कि साइन का जो एंगल है और जो नीचे एंगल है दोनों सेम होना चाहिए। और 0 पुट करने पर साइन 0 0 और नीचे भी 0, तो ऊपर भी बनना चाहिए साइन 0 और नीचे भी 0 बनना चाहिए, तब जाकर वैल्यू बनाती है। केवल एंगल ही सेम होना काफी नहीं है। इससे बहुत बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर एंगल सेम है ऊपर नीचे तो वैल्यू 1 कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। 1 तभी होगा जब 0 में 0 बने। जैसे मान लो यहां पर हम क्वेश्चन दे दें कि लिमिट x टेंड्स टू a है, ये sin x माइनस a है और नीचे भी x माइनस a है, तो एंगल तो सेम है दोनों का, लेकिन a पुट करने पर यहां भी बन जाएगा 0, यहां भी बन जाएगा 0, तो ऊपर नीचे 0 बनना चाहिए, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये कहानी है। अब क्या होता है कि जिसमें हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 है, यहां पर sin x है, यहां भी x है। तो ये नहीं कि x x है तो 1 बोल देंगे, पहले चेक करेंगे π/2 रख करके कि क्या 0/0 बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो सीधे पुट कर देंगे, वहीं आंसर आ जाएगा। तो पहले π/2 पुट करते हैं, तो sin π/2 कितना होता है 1, और x कितना पुट कर देंगे π/2, तो 2 कहां चला गया ऊपर, तो 2/π इसका आंसर आ गया। तब देखो यहां 1 नहीं आया। 1 तब आता है जब वैल्यू पुट करने पर 0/0 बने, 0/0 बने। तो ये ध्यान देना है। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। इसमें एक और होता है फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे साइन का गेम होता है वैसे पूरा tan का कहानी चलता है। tan x अपॉन x इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये दूसरा फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं। तो ये लिमिट के जो दोनों फार्मूले हैं बराबर आते रहते हैं और इसका यूज होगा। और भी इसमें फार्मूले हैं, तो जब क्वेश्चन कराते चलेंगे तो फार्मूला लिखवाते चलेंगे। एक इसका और एक फार्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1। ज्यादा का वैल्यू 1 ही आता है। यहां भी वही कंडीशन है कि जो e के पावर का यहां पर वैल्यू है, वेरिएबल है फंक्शन, वही नीचे ही होना चाहिए। अगर यहाँ 2x है तो 2x होना चाहिए, 4x है तो 4x होना चाहिए, और 0/0 बनना नहीं चाहिए। अगर x को 0 पुट कर दोगे तो e के पावर 0 होता है 1, तो 1 में समझ जाएगा 0, तो 0/0 बनना नहीं चाहिए, तब जाकर बनाएगा। तो ये कुछ इसके फार्मूले हैं, तो इसको ध्यान देंगे। चलो खैर अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, एलएचएल निकल गया 2, अब आरएचएल पर आते हैं। तो आरएचएल की कहानी ऐसे चलेगी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा देखो यही फंक्शन है x ग्रेटर देन 0, तो इसको लेंगे x प्लस 2, तो x को तो 0, तो 0 प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो एलएचएल भी 2 आ गया और आरएचएल भी
2 आ गया। तो 3 बातें निकालनी होती है, LHL RHL, और एक बार किस पर चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो एफ ऑफ 0 पुट कर दो। तो एग्जैक्ट 0 यहां पर है ना, इक्वल टू 0, एग्जैक्ट 0 पुट करोगे तो यहीं पर है ना इक्वल टू का साइन, तो इस फंक्शन को लेंगे, तो इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 + 2, तो ये भी 2 ही आ गया। कहने का मतलब कि तीनों का वैल्यू आपस में सेम आ गया। हम बोल सकते हैं कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ 0 और इक्वल टू 2 आ रहा है, फाइनाइट वैल्यू आ गई, तीनों तो सेम, तो सो fx इज कॉन्टिन्यूअस। बोला गया था चेक करने के लिए, तो fx इज कॉन्टिन्यूअस लिख देना। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन का मौसम बदल सकते हैं। वैसे इस चैप्टर में हवाएं ठंडी बहेंगी, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके बाद देखोगे तो ये चैप्टर जो है मतलब बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो थोड़ा सा भी गरम गरम हवाएं चल रही है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे आने वाली है, इसको नोट करो। तो ठीक है, तो एक बार हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट को खंगाल लेते हैं, खंगाल करके अच्छे से करेंगे तो समझ में चीजें आएंगी। क्योंकि कंटिन्यूटी का लिमिट से गहरा रिश्ता है और इस रिश्ते को मेंटेन करना होगा तो लिमिट में पढ़ना होगा, नहीं तो ये रिश्ता बीच में टूट जाएगा। तो देखते हैं अब कितने लोग इसको मेंटेन कर पाते हैं। तो पहले क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ते हैं। पहला इसमें आता है फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू a का। लिमिट के कुछ फॉर्मूला हम लिख कर समझा देते हैं कि उसका बराबर इसमें यूज होगा। तो एक बार फॉर्मूले को समझ ही लेते हैं, x के पावर n माइनस a के पावर n। तो ये हम लोग क्लास 11 से पढ़े थे फॉर्मूला। तो इसका होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1। इसमें कंडीशन ये है कि x माइनस a जो बेस में है वही चीज नीचे होना चाहिए और पावर दोनों का सेम होना चाहिए, और a पुट करने पर देखो 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको। लिमिट में ये सब चीजें थी तो बस फॉर्मूला लिखवा रहे हैं। दूसरा भी लिखवाए थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस पर क्वेश्चन बनेगा। जैसे मान लो अभी इसको क्वेश्चन देंगे, अभी फॉर्मूले को हम कवर कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहीं पर tan x आ गया, tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू आ गई 1। एक बार लिमिट को समझ जाएंगे तो क्वांटिटेटिव क्वेश्चन को उड़ा देंगे, देख के उड़ा देंगे, देखेंगे हल्की सी स्माइल करेंगे और क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और tan x अपॉन x, स्माइलिंग हो ही रही है, क्या दिक्कत है, देखो 1। इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन में x, इसकी वैल्यू 1 आएगी। और इसमें ज्यादा फॉर्मूले जो होगा ना इसी से चलेगा ज्यादा, साइन और इसका चलता है ज्यादा फॉर्मूला। एक और इसका होता है फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू log a। यहां पे e होता है, इसी को ln a बोलते हैं। तो ज्यादा जो फॉर्मूले होंगे ना इन्हीं से यूज होंगे, इससे ज्यादा अभी नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले समझ लेते हैं अच्छे से इस फॉर्मूले को, लिमिट के कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे मान एक सिंपल क्वेश्चन पूछे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और sin 2x अपॉन x की वैल्यू बताओ। तो हमें सबका फॉर्मूला नहीं रट्टा मारना है, हमें रट्टा मारना है कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखना कि यहाँ sin का एंगल कितना है, 2x है, तो जो एंगल sin का है वही एंगल नीचे होना चाहिए। तो अगर ये 2x है तो इसको 2 से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 2 से कर रहे थे मल्टीप्लाई। अब इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो 1 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या है ना कि हमें सजावट करना पड़ेगा। सजावट का मतलब कि जो फार्मूला में नहीं दिख रहा है उसको फार्मूले में दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सजावट कर सकता पड़ेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, जैसे मान लो यहां पर दिया गया है sin 8x और अपान में दिया गया है sin में 6x, और ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, लेकिन फार्मूले में तो कोई लेकर ही साइन होता है और नीचे क्या होता है उसका एंगल। तो यहां पर क्या करेंगे ना, अब यहां भी कर देंगे सजावट। sin 8x है तो नीचे भी क्या ला देंगे, 8x से मल्टीप्लाई और 8x से डिवाइड। यहां भी सेम टू सेम चीज, sin 6x है तो 6x से डिवाइड और 6x से। ध्यान से अगर देखेंगे तो यहां पर आंखों में चमक आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, यहां भी कितनी होती है, 1, तो ऊपर बचा 8x और नीचे बचा 6x, ये भी कर गया तो 8/6, ये भी मर गया तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कहानी खत्म। तो क्या है कि स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहां भी हम लोग देख लीजिए कि लिमिट का कैसे यूज हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देते हैं। यहां पर बच्चे मचल जाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट,
साइन एक्स अपान में एक्स है। अब यहां पर लिमिट को चेंज कर दिए, लिमिट चली गई इनफाइनाइट को। हम क्या बताए थे कि ऊपर नीचे एंगल सेम हो और 0/0 का फॉर्म बने, लेकिन यहां पर तो इनफाइनाइट है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? तो डायरेक्ट इनफाइनाइट पुट कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा साइन इनफाइनाइट और नीचे हो जाएगा इनफाइनाइट। तो साइन इनफाइनाइट और अपान में इनफाइनाइट। अच्छा, साइन के सामने कितना भी बड़ा एंगल क्यों ना हो, साइन की जो हैसियत होती है -1 से 1, तो साइन इनफाइनाइट की वैल्यू पूछे ना, तो इसका हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं रहेगा, लेकिन ये रहेगा कि कहां से कहां तक आएगा, -1 से 1 आएगा। तो ऐसे ही लिख देना। और नीचे क्या, इनफाइनाइट। ऊपर है फाइनाइट नंबर और नीचे है इनफाइनाइट। किसी भी फाइनाइट को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये हैशटैग ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, लॉजिक वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसे लोग पूछ देते हैं कि लिमिट लगा देंगे इनफाइनाइट, लिमिट लगा देंगे इनफाइनाइट, तो ये डायरेक्ट पुट कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन यहां पर दे रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, चलो लिमिट लगा दी 0 को, लेकिन अब यहां पर देखो मौसम ऐसे बदल गया, 1/x अपान में 1/x। तो फिर से देखो चीजें वही है, यहां पर लिमिट इनफाइनाइट में थी, यहां पर लिमिट अब x 0 में है, लेकिन अगर यहां पर x को अब यहां 1 नहीं दें, डायरेक्ट 1 तब लिखते हैं जब 0/0 बने। पहले यहां पर 0 पुट करो, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहां पर आएगा साइन इनफाइनाइट, और नीचे भी 1/0 इनफाइनाइट। तो फिर से वही के बाद गया ना, साइन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो फिर से ऐसे लिख देंगे -1 से 1 और नीचे इनफाइनाइट, तो आंसर इसका भी आ जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये बहुत आता है, तो इन दोनों क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बैठा लेना, इसका रिजल्ट याद रख लो, इसके तरीके करने की याद रख लो। कोई रात को 2 बजे जगा कर पूछे तो इसका आंसर बता दो, इतना कॉन्फिडेंट रहो, अब तब हो पाएगा। तो ये इंपोर्टेंट था, और इसमें कुछ क्वेश्चन करा देते हैं जिससे कि और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसको नोट कर लो, इसके बाद देख लेते हैं। चलो जी, तो एक क्वेश्चन है लिमिट का, ये क्वेश्चन है। तो पहले क्या कि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख नहीं रहा है, पहले डायरेक्ट 0 पुट करते हैं। जब भी लिमिट के क्वेश्चन आए तो उसका करने का तरीका ये है कि पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करो और देखो वैल्यू कितनी आ रही है। तो cos 0 1 हो गया, 1 में से बन जाएगा 0, तो ऊपर भी 0 बन गया, नीचे भी 0 बन गया, 0/0 का फॉर्म बन गया। और जब जब इस धरती पर, इस दुनिया में 0/0 का फॉर्म बनेगा, तो उस फॉर्म को हटाने के लिए किसी का अवतार होगा। मतलब यहाँ पर क्या है ना कि इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। अब इस फॉर्म को हमें हटाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब ये जो फॉर्म है इसको कैसे हटाओगे, इसको सोचो, क्या कुछ लिखा जा सकता है? तो 1 - cos x का एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, इसका जो फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x/2। ये जो फॉर्मूला है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हैशटैग अगर लिखना चाहो तो 2 फॉर्मूले अलग से लिख सकते हो, एक पर एक फ्री मिलेगा, बाय 1 गेट 1 फ्री। यहां पर 1 माइनस है तो 1 प्लस का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2। ये 2 फार्मूले ना पूरे लाइफ टाइम आएंगे, जब तक इस दुनिया में रहोगे ना तब तक इस फार्मूले से फाइट करते रहोगे। तो इसको याद ही कर डालो और सही रहेगा। तो देखो हैशटैग बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। और नीचे क्या, एक्स स्क्वायर है। अगर ध्यान से देखेंगे ना तो अभी भी एक्स रखोगे 0 ना, तो अभी बन रहा है 0/0 का पार्ट। लेकिन यहां पर ना थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, आइडिया ये मिलेगा कि sin स्क्वायर x/2 को 2 बार लिख दो, sin x/2 और sin x/2, इसको 2 बार लिख दिए। और यहां पर जो x स्क्वायर है इसको 2 बार लिख दो, x × x। अब यहां पर मेथड काम करेगा, हैशटैग सजावट, सजावट करना है। साइन का जो एंगल है x/2 है, तो यहां भी x/2 को दो, 2 से डिवाइड, और 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यहां भी साइन का एंगल x/2, तो 2 से कर देंगे डिवाइड, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ऊपर बच गया 2 और नीचे 2 2 जा 4, ये सही हो गया, तो 1/2 आ गया। मतलब इसका पूरे का आंसर 1/2 आ गया। लेकिन कुछ बच्चे क्या है ना कि इसको क्वेश्चन समझते हैं और हम इसको इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अपने आप में एक रिजल्ट है, VIP रिजल्ट है। हम यहां पर लिख भी देते हैं, अगर ये रिजल्ट याद है ना तो समझ लो इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अभी हम बताएंगे कि इससे कितने क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन कितने जल्दी से हो जाएंगे। तो इस रिजल्ट को हम लोग याद कर लेंगे। इसको लगा देते हैं यहाँ पर
5 स्टार कर देते हैं, इसको घेराबंदी कर देते हैं। स्टार से घेराबंदी करने का मतलब है कि ये वीआईपी है और इसको मैं इज्जत नहीं कर सकता है, तो थोड़ा सा भी इज्जत देंगे, बाद में इज्जत नहीं करेंगे, बाद में तो इसका हम लोग यूज करेंगे। अभी के लिए हैशटैग इज्जत दे सकते हो। तो क्या है ना कि इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। अब इस फार्मूले की खास बात क्या है कि यहां पर जो कॉस का एंगल है, यहां पर जो कॉस का एंगल है नीचे उसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर यहां पर कॉस का एंगल x है तो x स्क्वायर होना चाहिए। जैसे मान लो आज 0/0 बनना नहीं चाहिए पुट करने पर। यहां पर मैं क्वेश्चन दे दे किसकी वैल्यू बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 माइनस यहां पर cos 8x है और नीचे दिया गया है x स्क्वायर। तो अब बच्चे क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे लंबा चौड़ा। अब हम इसको रिजल्ट की तरह याद करा दिए हैं। अगर जो cos का एंगल है नीचे उसे क्या करना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 8x का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, 64। तो 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर नीचे, तो ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। हैशटैग रिजल्ट, जो यहां पर एंगल है उसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 64 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस पूरे की वैल्यू 1/2 आ गई और 64, तो इसका आंसर आ गया 32। तो इस पर डायरेक्ट सीबीएसई में क्वेश्चन बना था और कंटिन्यूटी पर भी देखेंगे कैसे बना था। इस रिजल्ट से बहुत क्वेश्चन बने हैं तुम्हारे साइड बुक में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो चाहे सीबीएसई का पेपर दो। इस रिजल्ट का हम क्वेश्चन बहुत सारा को दिखा रहे हैं, और इसको नोट करो तब इसके बाद हम बता रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया था पिछले साल का ही क्वेश्चन था। बोला गया था कि चेक करो, और 2023 का क्वेश्चन है तो देखते हैं। बोला गया है चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट x = 0 पर कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो ये सीबीएसई का क्वेश्चन है और अभी जो हम लॉजिक बताए थे देखना उसका उसमें लिमिट का यूज होगा। तो 0 पर चेक करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, LHS। अच्छा, x ≠ = 0 का मतलब क्या है, या तो ये 0 से बड़ा होगा या तो ये 0 से छोटा होगा। तो इसी को तुम LHS मानोगे और इसी को क्या मानेंगे, RHS मानेंगे। तो इसी का लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, सीधा लिमिट निकाल लेते हैं सीधा। देखते हैं कि इसकी लिमिट की कितनी आ रही है, x sin 1/x। चलो पहले LHS निकाल लो। LHS में क्या है, 0 माइनस। अब ध्यान से देखेंगे ये जो x लिखा गया है ना, थोड़ा सा इसको लिखो स्टाइल में। अभी हम LHS निकाल लेते हैं। अगर 0 माइनस को थोड़ा सा स्टाइल में लिखेंगे ना, sin 1/x है, ये x सोचो ऊपर कैसे आया होगा, जब नीचे रहा होगा इसको 1/x लिख दिए। देखो ये x कहां चला गया, ऊपर। तो x sin 1/x में ये x कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ना, बात वही आ जाएगी। अब ध्यान से देखो ये चीज हम पढ़ाए थे भी, अगर यहां पर 0 रख दोगे तो 1/0 इनफाइनाइट, तो देखो साइन इनफाइनाइट आ गया और नीचे भी कितना रहेगा, इनफाइनाइट। और साइन इनफाइनाइट कहां से आता है, -1 से 1 और नीचे इनफाइनाइट। आंसर कितना आया था, 0 आया था। हम पीछे बताए थे इसका कंसेप्ट। अब LHS निकालोगे यही तो RHS भी क्या आएगा, यही आएगा ना। RHS भी तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि वही सब कुछ लिखोगे यार, 0 प्लस कर दोगे, क्योंकि LHS में भी वही फंक्शन है और RHS में भी वही फंक्शन है। तो RHS भी 0 आ गया। अब LHS आ गया, RHS। अब चेक करो f(0), तो f(0) पर आंसर भी कितना दिया, 0 पर 0 ही दिया है। तो तीनों का वैल्यू सेम आ गया। मतलब हम बोल सकते हैं कि LHS = तो 2 नंबर का क्वेश्चन था तो आसानी था, तीनों की वैल्यू आपस में सेम आ गई। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन ही है, 2 बार आया हुआ सीबीएसई का क्वेश्चन है। देखो जो हम बताए थे वीआईपी रिजल्ट, उसी पर ये क्वेश्चन आ गया था। देखो मोस्टली जो क्वेश्चन आएगा ना, ये नहीं चेक आएगा चेक करो क्वांटिटी है कि नहीं है कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन में यहां बोल दिया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्वेश्चन उल्टा आते हैं, बोल देगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, फाइंड करना है के, मतलब यहां पर हमें अननोन वैल्यू निकालनी है के। तो देखो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस, सो हम लिख सकते हैं कि LHS = RHS = f ऑफ a। इन तीनों की वैल्यू आपस में सेम हो जाएगी। तो हमें चेक करना है किसको, x ≠ = 0 का मतलब क्या है, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा। तो तुम इसी को LHS मानो और इसी को RHS मानो। तो हमको ये निकालते हैं क्योंकि LHS निकालते हैं। तो अगर निकालोगे तो देखना ये वीआईपी फॉर्मूला बनेगा, x टेंड्स टू 0 माइनस और 1 - cos 4x। और अभी हम बताए थे कि यहां पर जो रहता है एंगल cos का, इसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये 4x है
तो 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो यहां 8 तो है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से कर दो मल्टीप्लाई। तो ध्यान से अगर देखें तो 2 8 जा 16, तो इतने की पूरे की वैल्यू कितनी होगी 1/2 और 1/2 इंटू 2। देखो कितना समय बच गया, इसे कहते हैं स्टाइल। तो एलएचएल की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और एफ ऑफ 0 कितना दिया है के, तो एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, तो आरएचएल इतना ही आएगा। तो इसको एफ ऑफ 0 की पुट कर दो, एलएचएल 1 है और एफ ऑफ 0 कितना है के, तो के इक्वल टू 1 आ गया डायरेक्ट। तो देखो कितना जल्दी आंसर आ जाए। तो ये हैशटैग स्टाइल, लेकिन एटी स्टाइल, एटी स्टाइल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मतलब ये सब क्वेश्चन में एक्सपीरियंस से आता है। लिख लो, ठीक है। चलो ये सीबीएसई का 2016-15 मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम कैसे करेंगे। देखो इसमें जो ट्रिक बताया ना वीआईपी फार्मूला है, एकदम लग जाएगा, वो वरदान है, समझ लो, लगेगा, कोशिश करें अभी लगा रहे। देखो कॉन्टिन्यूअस बोल दिया कि क्वेश्चन में है, तो हम बताए ना कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं ज्यादा कि पहले से बोल देगा ये कॉन्टिन्यूअस है, किस पर है π/2 पर। तो π/2 पर हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल टू π/2 पर हम लोग एलएचएल चेक करेंगे पहले, फिर आरएचएल। तो एलएचएल निकालते हैं। तो देखो एलएचएल में अब यहाँ पर एलएचएल अलग दिया है, लेस देन मतलब एलएचएल, ग्रेटर देन मतलब आरएचएल। तो अब सबका डेफिनेशन अलग अलग दिया है। तो लिमिट x टेंड्स टू किस पर चेक करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है π/2 पर, तो π/2 पर माइनस लगा देंगे। अब इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन क्यू एक्स, अब 3 cos स्क्वायर एक्स। अब इसकी लिमिट निकालनी है। तो लिमिट निकालने का तरीका ये होता है कि पहले डायरेक्ट पुट करेंगे, तो साइन π/2 1 हो जाएगा, तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो बन गया 0/0 का पार्ट। तो अब हमें यहाँ पर कुछ सोचना पड़ेगा। तो देखो 1 को तुम लिख दो 1 का क्यूब, और ये बचपन में पढ़े थे फार्मूला, हैशटैग बचपन 9 में 8 में ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला हुआ करता था एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये हुआ करता था फार्मूला साइन एक्स इंटू 1। और ये 3 है, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और उसको भी लिख दो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन क्या होगा, कट गया। अब तुम यहां पर π/2 पुट कर दो, तो साइन π/2 कितना होता है 1, ये भी कितना हो गया 1, तो ऊपर आ गया 3, और नीचे देख लेते हैं यहां भी कितना हो गया 1, तो 3 इंटू 2 1/2 आ गया। तो कहने का मतलब कि यहां पर जो एलएचएल है चमक गया 1/2, तो एलएचएल 1/2 आ गया। तो एलएचएल इक्वल टू तीनों आपस में क्या है, सेम ही है। तो एलएचएल को हम किसके इक्वल कर देते हैं, इसके इक्वल कर दो, एलएचएल इक्वल टू एफ ऑफ π/2। तो एलएचएल तो निकाल चुके हैं ना 1/2, तो यहाँ 1/2 और एफ ऑफ π/2 कितना दिया है p। तो चलो p का तो वैल्यू निकल गया, एक का तो वैल्यू आ गया। अब निकालना है q, क्योंकि जो भी वैल्यू निकाल रहे हो ना उसके इक्वल कर दो। अब आरएचएल, अब आरएचएल का गेम समझते हैं। तो आरएचएल के लिए इसको नोट करो, तो इसको थोड़ा सा हम हटाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से बताते हैं आरएचएल। तो अब हम लोग एलएचएल को खेल लिए, अब आरएचएल निकालते हैं। तो आरएचएल निकालने के लिए आ जाते हैं फंक्शन पर, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस। अब यहां पर देखो ध्यान से, तो q हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा गेम को बदलते स्टाइल में, 1 माइनस साइन एक्स है, अगर तुम डायरेक्ट π/2 का चेक करोगे ना तो देखो 0/0 का फॉर्म बनेगा। तो हम साइन को लिखते हैं cos की स्टाइल में। तो ये हम पढ़े थे 11th क्लास में, cos π/2 माइनस एक्स। हम cos में क्यों लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम वीआईपी फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। तो cos π/2 माइनस थीटा कितना होता है, sin थीटा। तो sin को हम ऐसे लिख लीजिए, रिवर्स थिंकिंग, उल्टा सोचो। जब ये रहता है तो ये लिखते हैं, ये रहेगा तो ये, और नीचे क्या है पाई माइनस 2x है। लेकिन यहां पर जो cos का एंगल है π/2 है, तो यहां पर हम क्या करते हैं ना कि देखो ध्यान से, पाई माइनस 2x है, तो इसमें हम 2 का डिवाइड कर देते हैं और 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप होल स्क्वायर अंदर लगाइए, मतलब होल स्क्वायर के अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिए, डिवाइड। अब इस 2 को दोनों के नीचे भेज दो अलग अलग, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस q 1 माइनस cos π/2 माइनस x। अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर चमक जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ये तो बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 को बाहर ले लो, इनटू ये दोनों नीचे अलग अलग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा π/2 और माइनस 2 से 2 कट गया तो x, तो π/2 माइनस x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा।
तो ध्यान से देखोगे तो देखो यहां भी चमक आ गया, आंखों में चमक आ गई। इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? जो कॉस का एंगल है उसी का नीचे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो हैशटैग वीआईपी फार्मूला या एटी फार्मूला, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इसकी वैल्यू आ गई। तो q/4 इंटू 1/2, तो q/8 आ गया इसका आंसर, q/8 आ गया। तो अब क्या है ना, किसमें वैल्यू हमें किसकी पता थी? एलएचएल, अब तीनों को आपस में सेम कर दो। तो एलएचएल इक्वल टू आरएचएल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? एलएचएल इक्वल टू आरएचएल कर लेते हैं। एलएचएल का वैल्यू दिया गया था कितना, और निकाले थे 2, तो एलएचएल 2 था, 1/2 था, तो एलएचएल की वैल्यू 1/2 निकाले थे, और ये हो गया q/8। तो यहां से क्या हो जाएगा ना कि यहां से यहां आपको अच्छा नहीं लग रहा है, 2 4 जा 8, और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा 4 1 जा 4, तो q का वैल्यू 4 आ गया। तो देख सकते हो कि ये क्वेश्चन अगर और तरीके से करोगे ना तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो सीबीएसई में भी तरीका हम लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं एंगल से देखोगे तो कहीं एंगल से गलत नहीं है, मेथड है, तो बहुत ही जल्दी आंसर आएगा, इसको नोट करो। चलो जी, तो ये भी क्वेश्चन सीबीएसई का ही क्वेश्चन है, तो अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में ये सब क्वेश्चन है। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा जो करवा रहे हैं। अब तो ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कैमरा में गड़बड़ी आ गई थी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैनेज करना, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, fx इक्वल टू साइन a प्लस 1x, बोला गया कि फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, यहां पहले से बोल दिया गया है। हम बता रहे हैं क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये सब क्वेश्चन कर लोगे अच्छे से तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फाइंड करना है a एंड b, मतलब फाइंड करना है a फॉर एप्पल और b फॉर बैट, वो जो भी पढ़े हो है कि नहीं, a एंड b निकालना है। अब समझते हैं कहानी को। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो एलएचएल इक्वल टू आरएचएल सब निकालना पड़ेगा। पहले एलएचएल ये है, लेस देन 0 को एलएचएल बोलते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। तो अब देखो ये x को ना अलग अलग दे दो, दोनों के नीचे अलग अलग, थोड़ा सा स्टाइल में करते हैं। तो साइन a प्लस 1x और अपान में हो जाएगा x, ये साइन का पूरा एंगल ही है। अब ये x से x काट नहीं देंगे, x से x काटा नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है इसका एंगल ही है। अब प्लस ये 2 साइन x अपान में x, तो इसकी तो वैल्यू चमक गई, 1 आती है। अब यहां पर देखो ध्यान से, अब यहां पर ना a प्लस 1 है, तो करते हैं सजावट। यहां a प्लस 1, तो यहां भी क्या चाहिए? a प्लस 1, तो a प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां भी करना पड़ेगा, तो जगह तो नहीं है, यहीं पर कर देते हैं, इधर a प्लस 1 से मल्टीप्लाई। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो बचा क्या? a प्लस 1 बचा, अब प्लस यहां पर 2 बचा, तो a प्लस 3 आ गया एलएचएल। ध्यान से देखेंगे, a प्लस 1 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन यहां जगह नहीं था, यहां साइड में कर दिए। तो सजावट, यहां पर हैशटैग क्या करना है? सजावट। सजावट मतलब वही, मतलब फार्मूला पढ़ना चाहिए, हैशटैग सजावट, सजावट मेथड। अब ये बन गया एलएचएल। अच्छा बताओ एलएचएल किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, f ऑफ 0 के, तो कर दो इसको इक्वल, तो एलएचएल इक्वल टू f ऑफ 0, तो एलएचएल की वैल्यू आएगी a प्लस 3 और f ऑफ 0 आएगा 2, तो a इक्वल टू कितना देगा? -1। अब क्या है ना कि b निकालने के लिए ग्रेटर देन 0 पर आरएचएल निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको छोड़ देता हूं, इसको आप वीडियो में कमेंट करके बताना कि b की वैल्यू क्या आएगी। तो कमेंट का इंतजार रहेगा आप लोगों का, तो अब वो कमेंट में ही करके बताना क्या आएगा। ठीक है, मस्त एकदम। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग चेन रूल, क्या देखते हैं? चेन रूल। तो यहीं से कहानी को हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगाज करेंगे, अंजाम तक पहुंचा भी देते हैं हम लोग, एक ही नहीं। चेन रूल को समझते हैं, ये क्या होता है? देखो डिफरेंशिएशन के जितने बेसिक फार्मूले है ना, वो आप मान कर चलेंगे, तुम लोगों को याद होगा। अगर नहीं याद होगा तो वो यहां लिख भी देंगे, वो याद हो जाएगा। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, यहां पर थोड़ा सा पहले देख ही लेते हैं कि अगर साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है। तो चेन रूल का रूल क्या है? अब से साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ, तो देखो रूल ये होता है ना कि पहले हम लोग करेंगे साइन का डिफरेंशिएशन, फिर एक्स का भी करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1। इसी तरह से मान लो सपोज करो कि यहां पर साइन एक्स की जगह पर साइन 2x आ जाए। देखो यहां पर जो रहेगा जैसे dx है, तो इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ sin 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। जो यहां पर रहेगा डिवाइड होगा उसी के रिस्पेक्ट में बात होती है।
अब देखो चेन रूल कैसे काम करेगा। तभी साइन के बाद जो एंगल है पूरे को एक्स मानो, इसको एक्स की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। तो ये साइन एक्स ही है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स तो एक्स, लेकिन यहां पर एक्स था तो एक्स लिखा गया, यहां पर 2x तो क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे। लेकिन रूल यह होता है कि फिर अभी तो साइन रखिए डिफरेंशिएशन, अब 2x का करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। मतलब ये डिफरेंशिएशन तब तक करते जाएंगे जब तक कि पूरा एक्सप्रेशन खत्म ना हो जाए, तो इसी बोलते हैं चेन रूल। अब बोला जाए तो देखो चेन रूल का ट्रिक ही है, इसका ट्रिक ही है कि पहले पावर का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर बेस का करेंगे, फिर एंगल का करेंगे, PBA, पावर का, बेस का और फिर एंगल का। जैसे मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हमें डिफरेंशिएशन करना है, d/dx है साइन x का होल स्क्वायर, हमें साइन यहाँ 4x समझ लेते हैं, इसका होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। तब पहले डिफरेंशिएशन करोगे पावर का, चलो 2 की जगह हम दे देते हैं 4, तो पावर का मतलब क्या, कि पूरे को x मान लेंगे, पूरे को x मानेंगे तो x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन, तो 4 सामने आ जाएगा, तो और एक पावर कम कर देंगे, तो 4 sin 4x के पावर 3। तो पहले किए पावर का, फिर किसका करेंगे बेस का। तो बेस में कौन बैठा है साइन, तो पहले sin x का करेंगे, जिसका कहते हैं sin 2x का, तो जब sin का करोगे तो इसको x मान लेना, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos 4x, अब फिर से किसका करेंगे, अब 4x का कर देंगे तो 4x का 4 आ जाएगा। तो चेन रूल में यही होता है ना, जिसमें कहानी लगातार बनती जाती है, ये तब तक करते जाता है जब तक कि पूरा फंक्शन खत्म ना हो जाए। अब 4x के बाद कुछ फंक्शन ही नहीं है तो छोड़ देंगे, रुक जाएंगे एक और। तो पहले पावर का करेंगे, फिर बेस का करेंगे, फिर एंगल का करेंगे, तो एंगल लास्ट में कौन था 4x, तो 4x का 4 हो गया। यहां पर देखो क्या था, पावर कहीं था ही नहीं, तो पावर को छोड़ दिए, अब कहां पाएंगे बेस पर, तो बेस में तो यही है, तो sin x का cos x, तो बेस का कर दिए, फिर एंगल का 2x का 2 हो गया। तो यही कहानी है, अब कहानी बहुत आसान है। जैसे अब देखो एक डिफरेंशिएशन चलता है रूट एक्स का, तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन है इसको हम करेंगे तो इसका 1/2 रूट एक्स, इसका जो डिफरेंशिएशन है ना, लोग इसको रिजल्ट की तरह याद रखते हैं, इसको ट्रिपल स्टार लगा करके इसको तुम्हें याद कर लेना। अगर ये डिफरेंशिएशन निकालने की बात आएगी तो कैसे निकालोगे, तो रूट को हटाओगे तो x के पावर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो x के पावर 1/2 आ जाएगा, तो वही x के पावर n का प्रयोग फार्मूला, तो इस फार्मूले से लगा कर कर लेना। तो x के पावर जो n का फार्मूला होता है nx पर n-1 होता है, तो इस फार्मूले से तुम इसका डिफरेंशिएशन निकाल कर देखना, इतना आएगा। और इसका डिफरेंशिएशन ओरली याद कर लो, क्योंकि ये बहुत ही काम करेगा, डायरेक्ट फार्मूले का काम करेगा ये। तो कुछ डिफरेंशिएशन के फार्मूले जो है वो याद होने चाहिए, जिससे sin x का cos x हो गया, जैसे देखो मैं यहाँ लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन tan x का डिफरेंशिएशन, तो ये होता है sec स्क्वायर x। ये जो डिफरेंशिएशन है ना, सब बुक में दिया होगा। जैसे cos x का हम पूछे तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x होता है। तो ये आपकी जो सरकारी बुक है, सरकारी बुक का मतलब वही एनसीईआरटी सीबीएसई की जो बुक है, उसमें सारे फार्मूले दिए हुए हैं, तो हम पूरा लिखेंगे नहीं, लेकिन इसमें जो मेन फार्मूले हैं एक बार लिख कर कुछ इसमें आपको पैटर्न बताना चाह रहे हैं। देखो पैटर्न में क्या है, ध्यान से सीखेंगे। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x, और यहां पर कोसेक x का डिफरेंशिएशन तो माइनस कोसेक x इंटू cot x। देखो इस डिफरेंशिएशन में खास बात दिखेगी कि जितने भी फार्मूले सी से चल रहे हैं, जो भी फार्मूले सी से चल रहे हैं, उन सबके डिफरेंशिएशन में क्या रहा है माइनस साइन। तो कभी अगर डाउट हो ना कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो cos x का c से शुरू हो रहा है तो समझ लेना माइनस ही आएगा। तो जो फार्मूले c से स्टार्ट होते हैं ना, उन सब में माइनस आता है। अब ये डिफरेंशिएशन क्यों होता है, क्यों यही होता है, तो इसका लॉजिक है, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूफ करते हैं। तो हम लोगों के सिलेबस में डेरिवेशन नहीं दिया है, क्लास 11 में दिया गया था, तो प्रूफ करने के लिए कभी नहीं आएगा, बस इसका यूज करना आना चाहिए। तो ऐसे बहुत फार्मूले इसमें हैं, जैसे e के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है, वैसे a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, तो a के पावर x अपान में log a होता है। हाँ, ये डिफरेंशिएशन को बच्चे भूल जाते हैं, ये जरूर ध्यान देना। ये कब लगाओगे, जब नीचे कांस्टेंट है और ऊपर वेरिएबल है, तो इस पर क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल देते कि d/dx और 2 के पावर x है, तो इसी फार्मूले को लगा लो तो हो जाएगा। यहाँ पर डिफरेंशिएशन में अपान में नहीं होता है, यहाँ पर इंटू में होता है log a, इसको ध्यान देना, इंटू में होता है, a पर x अपान में log a होता है।
यहाँ पर इंटू में होता है, तो 2 पर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना देगा, 2 के पावर x log a। तो यहाँ पर a की जगह क्या है, 2 है, तो 2 पर x log 2 हो जाएगा। तो बस ये ध्यान देना कि अगर नीचे नंबर है और ऊपर वेरिएबल है तो ये चलेगा फार्मूला। लेकिन इसी को उल्टा कर दो, नीचे वेरिएबल ऊपर नंबर हो जाए तो कहानी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इससे आ गया df/dx और x के पावर 2 हो गया। अब इसी को उल्टा कर दिया, नीचे वेरिएबल ऊपर नंबर, तो ये कौन सा चलेगा फार्मूला, ये चलेगा फार्मूला। अब 2 कहां जाएगा, सामने, तो 2 के पावर x हो जाएगा। तो यही बात को ध्यान देना है कि ये कब चलेगा फार्मूला और ये कब चलेगा फार्मूला। तो इतना नोट कर लो, इसके बाद बताते हैं। चलो जी, तो चेन रूल में एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है d/dx है, y को दिया गया है sec tan रूट x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो पहले जब इसका करेंगे dy/dx, तो पहले करेंगे सेक का डिफरेंशिएशन। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सेक का जब करोगे तो सेक के बाद इस पूरे को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो इस पूरे को तुम x मानो, तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x इंटू tan x। तो सेक x, इस पूरे को हम x माने हैं, तो सेक x इंटू tan x। tan x और x किसको माने हैं, tan रूट x को माने। तो देखो इतना बड़ा जो डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, सेक x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक x इंटू tan x। तो अब सेक का हो गया, अब किसका करेंगे हम लोग, tan का करेंगे डिफरेंशिएशन। तो tan का जब करोगे तो फिर इसको x मान लेना सामने वाले को, तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर रूट x। tan का भी हो गया, अब रूट x का करेंगे, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2x। तो ये पूरी कहानी जो है, इतना बड़ा जो डिफरेंशिएशन है चेन रूल का, इसका आ गया। तो ये क्वेश्चन दिया भी है एनसीईआरटी में। तो चेन रूल यहां से खत्म हो जाता है, यही है चेन रूल। अब इसमें अलग अलग तरह के डिफरेंशिएशन आएंगे। जैसे पहला आता है इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको समझते हैं। देखो ये चैप्टर ऐसे होता है ना कि डिफरेंशिएशन जो होता है ना, ये बहुत सीधा चैप्टर है, सीधा सा बात, एकदम मतलब स्ट्रेट लाइन सीधे जाओ, कहीं टेढ़ा मेरा रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन इसी का उल्टा जो इंटीग्रेशन है ना, उसमें लोग बेचैन हो जाते हैं, समझ रहे हो जी, एकदम मतलब तन्हाई में चले जाते हैं, किसने, इंटीग्रेशन में। लेकिन डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है ना, जिसमें बच्चे लोग मजे लेते हैं, जो समझ गए। तो एक बार समझ लेते हैं ना, तब देखना कितना इसमें एकदम मजा आएगा। हैशटैग मजा ही एकदम आ जाएगा। तो पहले देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो देखो यहां पर जो y है ना, अकेले सेपरेट नहीं किया गया है। तो x y जब दोनों साथ में आते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, जब x y साथ में ना आए, एक साथ आए, तो वैसे फंक्शन क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। लेकिन मान लो कोई बच्चा आया, वो सेपरेट कर दिया, बोला कि y को हम अलग कर देंगे, तो अलग अलग कर दो, 2 किनारे बना दो। तो y को जब अलग कर देंगे तो ये 4 है, प्लस x जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x। तो जब तुम y को सेपरेट करके लिखते हो ना, तो वैसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अब तक एक तरह से हम लोग जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे, y को अलग करके लिखा गया था। तो अब तक हम लोग जो कर रहे थे ना, एक्सप्लिसिट ही कर रहे थे। अब क्या पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट, मतलब x y दोनों साथ में रहेगा, साथ में आएंगे। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, तो पहले तो ये समझना जरूरी था कि इम्प्लिसिट किसको बोलते हैं। तो देखो इसका भी डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। बोला क्या है, फाइंड करो dy बाई dx। इधर देखो जी, कैमरा मैन दिख रहा है कि नहीं, फाइंड dy बाई dx। तो इसका फाइंड करना है dy बाई dx। तो चलो जी, हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन, एक बार क्लियर करना जरूरी है। अब देखो ये जो फंक्शन दिया गया ना, एक इक्वेशन में दिया गया है, किसमें दिया गया है, इक्वेशन में दिया गया। तो अब देखो यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। पहले ये जज करो कि क्या ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो ये है, क्योंकि x y दोनों साथ में आ रहा है।
अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चला दो, तो डी अपान में dx, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस डी अपान में dx, ये हो गया एक्स वाई, और प्लस डी अपान में dx, ये हो गया वाई स्क्वायर, और ये डी अपान में dx और 4 का डिफरेंशिएशन। तो जब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखना इसमें समझते हैं लॉजिक को। जैसे यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, लेकिन यहां पर देखो दो लोग मल्टीप्लाई में हैं, और जब दो लोग मल्टीप्लाई में होते हैं तो डिवाइड प्रोडक्ट रूल, तो x को बाहर ले लो, एक बार x को बाहर लेते हैं, तो x को बाहर लोगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और एक बार y को बाहर लेते हैं, तो जब y को बाहर लोगे तो x बचेगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस अच्छा ये y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, अब फिर से y का करना पड़ेगा dy बाई dx, अब 4 का डिफरेंशिएशन 0। अच्छा ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, जैसे मान लो d अपन अगर dx है और पूछे कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और x ही फंक्शन है, मतलब फंक्शन भी x का है और डिफरेंशिएशन भी इसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, दोनों मैच कर रहा है, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर y स्क्वायर आ गया, y का करना है और x के रिस्पेक्ट में करना है, अब ये मैच नहीं कर रहा है, तो जैसे करते हैं वैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर है तो y का 2y, लेकिन वापस फिर y का करना पड़ेगा, तो y का करोगे तो dy बाई dx ऐसे लिखा जाएगा, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे dy बाई dx। लेकिन मान लो यहां भी y कर देता, दोनों जगह y का y के रिस्पेक्ट में, तब कितना देता 2y, तब ये नहीं लिखते, तब ये छोड़ देते। लेकिन यहां पर अगर x है तो हमें एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है dy बाई dx, अगर मैच नहीं करे तो फिर से वापस इसका कर दिया करो, तो वही चीज यहां पर लिखा गया है। अब यहां से dy बाई dx को तुम अलग कर लो, तो अगर तुम dy बाई dx को अलग करते हैं, पहले कॉमन लो, कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा x, यहां से बचेगा 2y, और जो बच गया ये 2x जाएगा उधर तो -2x, प्लस y जाएगा तो -y, और मल्टीप्लाई किसमें चेंज हो गया डिवाइड में, तो इस तरह से इसको तुम डिवाइड में ले जाओ, तो माइनस कॉमन ले लो तो 2x प्लस y अंदर प्लस हो जाएगा और ये चला जाएगा नीचे, तो ये जो हुआ डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन का। तो ऐसे क्वेश्चन मार्केट में आ रहे हैं, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है ना, यही लॉजिक है कि दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में करो और फिर से प्रोडक्ट को लगाओ, इसमें dy बाई dx जहां जहां टर्म दिख रहा है ना कॉमन ले लो, और कॉमन लेकर जो भी आए उसको नीचे भेजकर डिवाइड करो। चलो जी देखो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से कर रहे हैं, तो करने में जो समय लग रहा था ना 5-6 लाइन में, देख रहा एक लाइन में जल्दी से आ जाएगा। देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका ट्रिक ये है कि जो कांस्टेंट है इसको पहले इधर लाओ, तो 4 इधर आएंगे तो माइनस को इधर 0 हो जाएगा सीधे, कांस्टेंट को हमेशा इधर लाओ और अच्छे से 0 बनाओ। अब देखो यहाँ पर बगल इसके हम ट्रिक लिख दिए हैं, और कोई भी इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो उसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ माइनस डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे ऊपर, तो y को कांस्टेंट मान लेंगे, तो सीधे देखो हम आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं, आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं dy बाई dx, यहाँ माइनस, देखो ऊपर क्या लिखे हैं कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो देखो ये x है, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x प्लस, और y कांस्टेंट है तो y को तुम कांस्टेंट लोगे तो y बाहर आ गया, तो y एक नंबर हो गया कांस्टेंट, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y को क्या माने कांस्टेंट, तो y का क्या हो जाएगा 0 और 4 का 0 ही हो जाएगा, छोड़ देंगे इसको, नीचे किसके रिस्पेक्ट में करना है y के रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे तो इसका हो जाएगा 0, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x बाहर आ गया, तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 और y स्क्वायर कितना हो जाएगा 2y और 4 का 0, तो देखो आंसर आ गया -2x प्लस y अपान में कितना x प्लस 2y, तो ये इसका आंसर है, मैच करो। तो अब हम लोग अपने यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और पैरामेट्रिक फॉर्मूला करते हैं डिफरेंशिएशन। अब इसमें क्या है ना कि अभी जो हम पढ़े थे इम्प्लिसिट फंक्शन, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये इसको ट्रिपल स्टार देते हैं क्योंकि सीबीएसई वाले इसको बहुत लाइक करते हैं। किसको लाइक करते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म को लाइक करते हैं। तो क्या है ना कि इसका मतलब समझो, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखो सीधे क्वेश्चन से कहानी स्टार्ट करते हैं। अब पैरामेट्रिक का मतलब क्या होता है समझ जाओगे, जैसे इम्प्लिसिट का मतलब समझ गए थे, इसको भी समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं कि x इक्वल टू है 2t स्क्वायर और y को दिया गया है 4t के पावर 3, बोला गया फाइंड करना है dy बाई dx, dy बाई dx निकालो। तो देखो इसका लॉजिक क्या है कि यहां पर कैसे समझेंगे कि क्वेश्चन पैरामेट्रिक का है। तो इसमें x का एक्सप्रेशन अलग दिया रहेगा, y का अलग दिया रहेगा।
एक्स वाई के अलावा देखो इसमें एक तीसरा वेरिएबल है टी, मतलब इसमें 3 वेरिएबल दिखेंगे, एक्स वाई और एक तीसरा वेरिएबल टी है। तो इस टी को बोलते हैं पैरामीटर। अगर टी का वैल्यू 1 रखोगे तो एक्स की वैल्यू अलग आएगी, टी का वैल्यू 2 रखोगे तो एक्स की वैल्यू अलग आएगी। तो वैसे जैसे जैसे एक्स बदलेगा वैसे वैसे वाई बदलेगा। तो टी पैरामीटर है, इसलिए इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। अब इसका तरीका क्या है कि एक्स का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, वाई का डिफरेंशिएशन अलग करेंगे, लेकिन एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? टी पर। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर dx अपान किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dx अपान dt हो गया। तो चलो इधर देखते हैं हम लोग, और 2t स्क्वायर, पीछे ध्यान से देखना, 2t स्क्वायर, तो 2 कहां जाएगा? सामने आ जाएगा। तो 2 टू कितना हो जाएगा? 4t। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 2 कहां जाएगा? सामने आ जाएगा। अब इसका हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो क्यों हम टी के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं? क्या टी है, अगर थीटा रहेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तब dy अपॉन dt निकालते हैं। तो जब dy अपॉन यहाँ पर dt निकालोगे तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 कहां जाएगा? सामने। तो 3 4 जाते हैं t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें निकालना क्या है? dy बाई dx। तो इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करो। तो सेकंड में जब फर्स्ट का डिवाइड कर देंगे ना, तो ये टर्म ऊपर आएगा dy बाई dt, LHS का डिवाइड LHS में करेंगे और RHS का डिवाइड RHS में। तो dy अपॉन dt का वैल्यू दिख रहा है, चमक रहा है 12t स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी चमक रही है 4t। dt से dt क्या हो गया? कट गया। तो जो हमें चाहिए dy बाई dx वो चीज आ गया। तो यहां से जो dy बाई dx आएगा, यहां देख सकते हैं क्या आएगा, 4 से काट दो, 4 से 12, t से t कट गया तो 3t। तो इसका आंसर आ गया 3t आ गया। तो ये इसका dy बाई dx। देखो तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें क्या है ना कि x का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, y का अलग करेंगे और फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। लेकिन इसका करने का ना हैशटैग और ट्रिक भी है। तो ट्रिक बताते हैं सीधे एक लाइन में करने का, पर इसको नोट करो, इसको ट्रिक देखते हैं। देखो ये हमें इसका निकालना है dy बाई dx। अब देखो इसको हम ट्रिक से कर रहे हैं, तो हैशटैग है कि नहीं, 80 स्टाइल, और 80 स्टाइल मतलब है कि नहीं, समझ जाओगे क्या 80 स्टाइल। तो जल्दी से करने का क्या तरीका है, हमें निकालना है dy बाई dx। तो देखो करना कुछ नहीं है, अब अलग अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाएगा ना तो खेल देंगे जल्दी से। y का ऊपर कर देंगे और x का नीचे कर देंगे, हमें अलग से कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर y है तो y का डिफरेंशिएशन 3 4 जा 12t स्क्वायर, और नीचे क्या है? x है, तो x का डिफरेंशिएशन 2 2 जा 4t, बस 4 से जा 12 और t से t कट गया, सीधे आंसर 3d आ गया। तो देख सकते हो एकदम मैजिक है, नोट कर लो इसको। चलो और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। x इक्वल टू, इस पर एक क्वेश्चन कराएंगे सीबीएसई में, जो आया क्वेश्चन है a sec थीटा है, y इक्वल टू b tan थीटा है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx। तो एक तो मेथड है दुनियादारी मेथड। दुनियादारी मतलब x का अलग कर लेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, y का अलग कर लेंगे, dx अपॉन d थीटा, dy अपॉन d थीटा, और डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। और एक है प्राइवेट मेथड। प्राइवेट मेथड मतलब क्या है? 80 स्टाइल, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो y का ऊपर x का नीचे, तो y का डिफरेंशिएशन करो तो d कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है? x, तो x का डिफरेंशिएशन तो a बाहर आ जाएगा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec थीटा इनटू tan थीटा। तो sec से sec क्या हो गया? मर गया। तो ऊपर क्या बचा? b, एक sec थीटा बचेगा, तो इसको लिख दो 1 अपॉन में cos थीटा, और a और sin थीटा लिख दो, और tan को sin थीटा अपॉन में cos थीटा। s और c का मतलब समझो, मन की भावनाओं को समझ जाया करो क्या लिखे हैं। तो कट गया, c से c क्या हो गया? कट गया ना c से c, तो बस तो यहां से क्या आ गया? तो b अपॉन में a इंटू s, और s मतलब साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। ये इसका आंसर है, नोट करो। चलिए तो ये क्वेश्चन जो हम अभी करा रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का देखना क्वेश्चन दिया है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। हमें एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, लेकिन तुम लोग इसको देखना, हैशटैग सीबीएसई का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन को लोग करने के कई तरीके बताते हैं, लंबा तरीका, तो हम आपको एकदम आसान तरीका बताएंगे और उसको तुम सीबीएसई में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा ना कि dx अपन dt, dy अपन dt, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे, समय लगेगा। तो अब क्या ना, एक इसका अलग अप्रोच देखते हैं। तरीका ये है कि पहले तुम इसको मल्टीप्लाई कर दो x और y को, तो देखो x पाई हो जाएगा LHS का मल्टीप्लाई LHS में और RHS का मल्टीप्लाई RHS में। तो ये दोनों रूट में है तो इसको एक साथ कर लो। तो देखो ध्यान से, दोनों का बेस क्या है? सेम है, और जब बेस सेम होता है इस दुनिया में तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो बेस सेम तो पावर क्या हो गया? ऐड। और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का कुछ फॉर्मूला होता है, इसकी आजकल वैल्यू होती है कितनी? पाई बाई 2 होती है, चैप्टर 2 में पढ़े होगे।
अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो। तो अब जब डिफरेंशिएशन कर देंगे तो प्रोडक्ट रूल लगा दो, यहां पर x बाहर आ जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और एक बार y को बाहर ले लो तो x का डिफरेंशिएशन 1, और ध्यान से अगर देखेंगे मन की आंखों से, a भी कांस्टेंट है, पाई बाई 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो कहानी खत्म, प्लस y जाएगा तो माइनस y, तो यहां से देख सकते हैं कि प्लस y जाएगा तो माइनस y, और मल्टीप्लाई किसमें चेंज हो गया, डिवाइड में। तो यही चीज प्रूफ करना था। तो ये ना बहुत आसान मेथड है, ऐसे करेंगे जल्दी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया हुआ था सीबीएसई में, इसको नोट करो। हो गया, चलो जी, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसमें हम लोग क्या था कि पैरामेट्रिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन और सारा हम लोग फंक्शन पढ़ चुके थे। तो अब इसमें इसका लास्ट टॉपिक था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का वन शॉट कवर कर रहे हैं। अब ये अंतिम टॉपिक बचा हुआ है, आज हम लोग इसको पूरा खत्म कर देंगे। देखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर दिया गया है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, बोला गया है कि फाइंड करना है y डबल डैश। y डबल डैश का मतलब ये हुआ कि d2y अपन में dx2, मतलब हमें इसको 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है। तो बहुत सिंपल यूज किए जाते हैं, कुछ लोग जैसे dy बाई dx लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर, कुछ लोग इसी को y डैश बोलते हैं, कुछ लोग y1 बोलते हैं, कुछ लोग f डैश x बोलते हैं। मतलब ये सब सिंबल है dy बाई dx के। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y अपन में dx2, यहाँ y डबल डैश हो जाएगा, यहाँ y2 हो जाएगा। तो ये सिंबल है, यूज करेंगे हम लोग। अब इसका हमें y डबल डैश निकालना है, मतलब हमें इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो y डैश निकालेंगे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो ये इसका नाम ही है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक से ज़्यादा बार करने के लिए यहाँ क्वेश्चन देगा। अब डबल डैश निकालेंगे, तो डबल डैश जब निकालोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो हो गया। मतलब y डबल डैश का मतलब d2y बाई dx2। तो यही इसका आंसर है। अगर मान लो एक बार हमें और करना होता डिफरेंशिएशन, तो एक बार और ज़िंदगी जी लेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसी तरह से लगातार बढ़ता ही जाएगा। अब ये तो 0 ही हो गया, अब cos x का फिर साइन x हो जाएगा माइनस साइन x। तो इसी को बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन जो है PYQ में सीबीएसई में बने हुए हैं, तो वो हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं और इसके बाद ये भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 4-5 आए हुए क्वेश्चन है सीबीएसई में, उस क्वेश्चन को हम करा रहे हैं, तो इसको नोट करो। ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है NCERT का भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का देखना आप लोग, लास्ट एक्सरसाइज है, और ये सीबीएसई का भी क्वेश्चन है। ध्यान से बात देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे प्रूफ किया जाएगा। इस क्वेश्चन में y1 का मतलब है dy बाई dx और y2 का मतलब होगा d2y बाई dx2। मतलब कि तुम पहले इसका dy बाई dx निकालो, उसको y1 बोलेंगे, और एक बार और डिफरेंशिएशन करो, फिर पुट करो। और तो इसका करने का 2 तरीका है, एक तो लॉन्ग मेथड है और एक हैशटैग शॉर्टकट मेथड है। तो वो वाला स्टाइल वाला मेथड हम यूज करेंगे जिससे जल्दी प्रूफ हो जाए। तो इसको समझते हैं। इसका हम y1 पहले निकालते हैं, पहले y1, तो y1 मतलब dy बाई dx। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन x, तो माइनस साइन लॉग x, यहाँ पर लगा रहे हैं चेन रूल। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और फिर log x का 1 बाई x। फिर इसमें 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन के सामने वाले को इसको x मानेंगे तो साइन x का हो जाएगा cos x, तो cos log x हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर लोग करेंगे log x का, तो log x का हो जाएगा 1 बाई x हो जाएगा। तो पहले क्या किए हैं, साइन x का किए हैं, साइन x का क्या हो जाएगा cos x और फिर log x का 1 बाई x। अब देखो, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब फिर से एक बार करना पड़ेगा। तो y1 निकाल के यहाँ पर y1 पुट कर दोगे, अब फिर से y2 जब निकालने जाओगे तो डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। तो अब डिवाइड रूल से ये और बड़ा हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर चालाकी में ये यूज करना है कि अगर तुमको डिनोमिनेटर में कोई चीज़ दिखता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो हम x को इधर भेज देते हैं, x का करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हो जाएगा y1 x, इस x का हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा -3 साइन ब्रैकेट में log x हो जाएगा प्लस 4 cos log x हो जाएगा।
अब यहाँ से ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो जब डिवाइड में आता है ना तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि प्रोडक्ट टूल लगाना आसान है, डिवाइड टूल लगाना टफ है। तो इसको हम लोग प्रोडक्ट में कर लिए। अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो दुनियादारी लिखते हो ये लिख दिया करो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड। तो दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन चमका देंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो y1 को बाहर लेकर आ जाओ, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, और एक बार x को बाहर लेकर आ जाओ तो y1 का डिफ्रेंशिएशन y2, y1 का डिफ्रेंशिएशन मतलब dy बाई dx का d2y बाई dx2। और इसमें देखो -3 साइन x का, तो साइन ये इसको x मानेंगे तो cos x, तो cos log x हो जाएगा, और फिर से log x का 1/x। यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, cos x का माइनस साइन x, तो -4 साइन x, और x माने हैं log x को, और फिर से log x का कर देंगे 1/x। तो फिर से यहाँ पर देखो x आ गया डिनोमिनेटर में, तो फिर से x को क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब जब x आए डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x का इंटू करोगे तो यहाँ से हो जाएगा xy1 और प्लस यहाँ से हो जाएगा x² y2, और इसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा, सब प्लस हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस में हो जाएगा। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो एक्सप्रेशन अंदर ब्रैकेट में आया, इस एक्सप्रेशन को ऊपर देखो क्वेश्चन में ये y के इक्वल है, ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, y के। तो यहाँ पर तुम इसको -y लिख दो, तो ये -y है, तो -y इधर आएगा तो +y, तो xy1 प्लस x² y2 माइनस y आएगा तो +y = 0। तो ये जो क्वेश्चन में प्रूफ करना था ना, देखो वही सेम क्वेश्चन जो प्रूफ करना था वो आ गया। तो ये क्वेश्चन जो है ना ऐसे होगा, तो इसके तरीके को सीखो। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। y को दिया गया है 10 का होल स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका भी PYQ है ये क्वेश्चन। तो देखो इसमें बोला गया है, और यहाँ भी आ गया ना y2 y1, तो y2 y1 का मतलब समझ गया ना, dy बाई dx हो गया y1 और y2 हो गया d2y बाई dx2। तो चलो फिर से इसका हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएशन। पहले इसका y1 निकालते हैं, तो 2 आ जाएगा सामने, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, चेन रूल लगा रहे हैं, पहले पावर को सामने लाएंगे फिर tan इनवर्स x का करेंगे, तो 1/1 प्लस x²। फिर से वही चीज़ आ गया। अब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करने जाओगे तो डिवाइड रूल, लेकिन डिवाइड रूल से अगर बचना है तो क्या लगा देंगे, प्रोडक्ट में भेज देंगे, प्रोडक्ट में भेज के तब डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर हैशटैग चालाकी यही है कि कोई भी चीज़ डिवाइड में दिखाई दे तो उसको भेज दो इधर प्रोडक्ट में। तो अब यहाँ पर y1 ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस x² और इधर हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। तो ये लिख रहा तुम लोग, हम डायरेक्ट कर रहे हैं y1, इसका 1 का हो जाएगा 0 और x² का 2x, और एक बार इसको बाहर लेकर आ जाओ 1 प्लस x² को। जब इसको बाहर लेकर आ जाओगे तो y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 एकदम चिंदी है, 2 बाहर आ जाएगा tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x²। और जैसे ही इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्रूफ हो जाएगा, खटाक से नहीं। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, 1 प्लस x² का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जैसे ही करोगे तो यहाँ पर देखो चमक आ जाएगी, 2x y1 को रहने दो और 1 प्लस x² मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 प्लस x² 1 प्लस x², तो 2 बार आ गया, तो 1 प्लस x² का होल स्क्वायर, इधर क्या हो गया y2 तो है ही है इक्वल टू 2, देख लो वही वाला हो गया, प्रूफ हो गया। तो कितना हैशटैग ये चिंदी क्वेश्चन बन गया, सेम क्वेश्चन है, तो इसको नोट करो चिंदी क्वेश्चन को। चलो जी इधर देखते हैं, पीछे के बच्चे सब इधर देखें, सावधान हो जाएं। बोला गया है y को दिया गया है और सो दैट करना है, दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। तो चलो इस दिस का हिसाब कर ही देते हैं, है कि नहीं। करना क्या है ना कि हमें इसका, देखो ये क्वेश्चन भी CBSE में है, यहाँ पर नंबर बदल गया था लेकिन पैटर्न बिल्कुल यही था, लोग बदल गए थे लेकिन समय वही चल रहा था, दास्तान वही थी लोगों की। तो देखो समय बदल जाता है ना, यहाँ पर क्या था ना कि सब कुछ सेम था, बस यहाँ पर जो प्रूफ करना था यहाँ 49 का 35 y दिया था। तो पैटर्न सीखो, हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है ना, पहले निकालते हैं dy बाई dx। पहले फर्स्ट टाइम हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, बताओ क्या तरीका होगा। नंबर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट को बाहर लेकर आ जाओ, तो 500 को बाहर ले लो, e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर x हो जाएगा, e के पावर x, लेकिन फिर 7x का कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर 600 को बाहर ले लेंगे, e के पावर x का e के पावर x और -7x का -7।
ध्यान से समझेंगे। अब इसमें यह नहीं कि मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके गेम मत बिगाड़ो, जैसे वैसे रहने दो। अब एक बार और कर दो डिफ्रेंसिएशन, तो एक बार और करते हैं डिफ्रेंसिएशन, तो d2y अपान में dx2। अब इसमें बाहर किसको ले लेंगे? अब नंबर कौन है? ये नंबर है, तो इन दोनों को बाहर ले लो। 500 × 7। कुछ लोग ना यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं करेंगे, इसी तरह लिखेंगे, क्योंकि जो प्रूफ करना है ना वो चमक जाएगा। और यहाँ पर अब इसका करो डिफ्रेंसिएशन, e के पावर x का, तो e के पावर x का e के पावर x और 7x का 7 प्लस 600 इंटू -7 को तुम बाहर ले लो, तो e के पावर x का डिफ्रेंसिएशन, e के पावर x और फिर -7x का -7 हो गया। और ध्यान से अगर देखोगे, मन की आंखों से देखोगे, तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों से कॉमन क्या मिल रहा है? 49। अगर 49 को तुम कॉमन ले लोगे ना, तो अंदर देखो क्या बचेगा। यहाँ से 7 7 जा 49, तो 500 इंटू क्या बचेगा? e के पावर 7x, और यहाँ पर 600 इंटू e के पावर -7x। देखो हम लोग कितना भी आगे बढ़ जाए ना, कितना भी आसमान में चले जाओ ना, लेकिन पैर जमीन पर होना चाहिए। हम लोग भले आगे बढ़ गए हैं, लेकिन देखेंगे कि क्वेश्चन में इनिशियल दिया क्या था। इतना मत आगे बढ़ जाओ कि पीछे का रास्ता भूल जाओ। ये किसके कुल दिया है? y के, तो इसके जगह पर क्या रख देंगे? y। तो बताओ क्या हो गया? क्या प्रूफ करना था? 49y, वही तो प्रूफ करना था। तो कितना भी इसमें आगे बढ़ जाओ, जरूर पीछे देख लिया करो कहीं क्वेश्चन दिया है कि नहीं है। अगर दिया है तो उसको एकदम इज्जत से पुट कर देंगे, रख दो, हो गया। तो ये क्वेश्चन जो दिए हैं, ऐसा क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो ये आप लोगों के लिए है। कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना जवाब देना, जो भी हो इसका आंसर निकालना। देखो इसका आइडिया क्या है, यहाँ भी y1 y2 है, तो क्या तरीका है कि पहले तुम y1 निकालना। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपान में √1 - x²। लेकिन जब अपान में आ जाएगा तो किस देते हैं? मल्टीप्लाई में। जब भी डिवाइड में आए तो मल्टीप्लाई में भेज दो। अब तब एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेना, इसका यही ट्रिक है करने का। तो ऐसे हम 2 क्वेश्चन करा चुके हैं। तो तुम लोग क्वेश्चन ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में अच्छे से जवाब दो, बताओ क्या आंसर आएगा। तो ठीक है, आज के इतना ही, बस रख दो।